हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लाए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। हम जानते हैं कि शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण, अनुपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है। इसके अलावा बाह्य वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों तक जो स्थानांतरण होता है, उस स्थानांतरण को हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। एक होता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम अर्थात लसीका तंत्र। लसीका तंत्र के द्वारा केवल शरीर के विभिन्न अंगों से और हृदय की ओर यानी वन साइडेड पदार्थों का परिवहन होता है, जबकि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा बाह्य वातावरण और शरीर के विभिन्न अंग के बीच में जैसे ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन, ठीक है। इसके अलावा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों का परिसंचरण। उपयोगी पदार्थ जैसे विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स का सर्कुलेशन शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक होता है। कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न जो भोजन के ऑक्सीकरण से उत्पन्न जो CO2 है, उस CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो बाह्य वातावरण और शरीर के अंगों के बीच या फिर शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पदार्थों का परिसंचरण होता है वो कहलाता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, क्योंकि वो ब्लड के माध्यम से होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि शरीर के अंदर फैला हुआ एक जालनुमा रचना होता है रक्तवाहिनियों का, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उस ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा शरीर के विभिन्न पदार्थों का परिवहन होना, ये कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब शरीर में विस्तृत पाइपलाइन के समान जो रचनाएं होती हैं जिसके माध्यम से पदार्थों का सर्कुलेशन होता है, वो कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। संपूर्ण रक्त परिसंचरण तंत्र का जो उद्भव होता है, हमें जानते हैं जब भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था से जब भ्रूण का विकास होता है तो अंतिम अवस्था गैस्ट्रुलेशन आती है, और गैस्ट्रुलेशन के दौरान शरीर के भ्रूण के चारों 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, जिन्हें हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है, इसका विकास भ्रूणीय जनन स्तर के मीजोडर्म से हुआ है, ठीक है। इस परिसंचरण के बारे में विलियम हार्वे ने बताया था, इसलिए हम ये कह सकते हैं विलियम हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के नाम से जान सकते हैं। अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र का जो जनक है वो विलियम हार्वे होता है। हम रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर 3 प्रकार के घटक आते हैं, जिसमें ब्लड, सेकंड रक्तवाहिनी और थर्ड होता है हृदय, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की, रक्त की। तो रक्त का निर्माण भी भ्रूणीय मेसोडर्म से हुआ है, ठीक है। रक्त की जो विशेषताएं और दूसरा इसका संगठन आता है। रक्त की विशेषताओं की बात करें तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका विकास भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो रक्त वाहिनियां होती हैं, जिन्हें अपन धमनियों शिराओं के नाम से जानते हैं, तो इन दोनों में शुद्ध और अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धमनियां होती हैं, इन धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो शिराएं होती हैं उनके अंदर अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो शुद्ध रक्त का जो रंग होता है वो चमकीला सिंदूरी लाल होता है, जबकि अशुद्ध रक्त का जो रंग है वो बैंगनी लाल होगा, ठीक है। और रक्त का जो pH होता है वो 7.4 होता है। वो इसका कारण है क्योंकि जब रक्त का संगठन पढ़ेंगे तो रक्त के प्लाज्मा भाग के अंदर अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। अकार्बनिक लवण जैसे कि NaCl, तो NaCl अर्थात NaCl के कारण इसका जो pH होता है वो 7.4 होता है, अर्थात ये हल्का क्षारीय होगा। तो इसका जो स्वाद है वो भी कैसा हो जाता है? नमकीन। यदि हम इसकी मात्रा की बात करें, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो कुल वेट होता है, वजन होता है, उस वजन का लगभग 7 से 8% रक्त शरीर के अंदर उपस्थित होगा। तो हम ये कह सकते हैं समथिंग एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर लगभग 5.5 लीटर ब्लड उपस्थित होता है। इसके अलावा जो रक्त के निर्माण की यदि अपन बात करें तो रक्त का निर्माण भ्रूणीय अवस्था के अंदर यकृत और स्प्लीन अर्थात प्लीहा के माध्यम से प्लीहा में होता है, जबकि जन्म के बाद
वयस्क जीव के शरीर के अंदर जो रक्त का निर्माण होगा वो बोन मैरो के द्वारा होता है, अर्थात अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है, यदि हम रक्त के संगठन की बात करें तो रक्त के संगठन में दो भाग होते हैं, एक उसका तरल भाग और एक उसमें तरल भाग में उपस्थित कणिकाएं। तो रक्त का जो भाग होता है, एक इसके अंदर आता है कौन सा, रक्त का प्लाज्मा भाग। तो प्लाज्मा भाग जो होता है वो तरल भाग होता है। तो इस तरल भाग का टोटल काउंटिंग यदि अपन करें तो कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। ठीक है, जबकि 45% भाग इसकी रक्त कणिका होती है, ब्लड कार्पोसेल्स होती है। ये जो प्लाज्मा भाग है, जैसे अपन ने 55% माना है, इस 55% का लगभग 90 से 92% इसके अंदर जल उपस्थित होगा, जबकि शेष 8 से 10% इसके अंदर क्या होती है, ठोस भाग होता है। यदि इस ठोस भाग की बात करें जो कि 8 से 10% है, इस 8 से 10% का लगभग 7% भाग प्रोटीन होता है और 3% में अन्य घटक उपस्थित होते हैं। प्रोटीन की यदि बात करें हम तो इसके अंदर कई सारी प्रोटीन होती है, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन होती है जो कि विटामिन ए के रूप में है, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन जो कि रक्त का स्कंदन करने का काम करती है, ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है वो शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें ये प्रोटीन उपस्थित होगी, जबकि 3% भाग के अंदर इसके अंदर अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे कि कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, शर्करा, विटामिन। ठीक है, इसके अलावा यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब उत्सर्जी पदार्थ। इसके अलावा उपयोगी पदार्थों में शर्करा है, विटामिन है, हार्मोन्स है। ठीक है, और लवण है। लवण में बेसिकली होता है इसके अंदर Na+ आयन, ठीक है, K+ आयन, ये सब इसके अंदर लवण के रूप में होता है। यदि हम यहाँ पर देखें कि हार्मोन्स इसके अंदर क्यों होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं एब्सेंट होंगी और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो पदार्थ होता है उसे अपन हार्मोन कहते हैं, जो सीधे ही रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में ट्रांसफर होता है। तो इस तरीका से इसका एक संगठन है प्लाज्मा भाग। यदि अपन कणिकाओं की बात करें तो प्लाज्मा भाग के अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं जो कि 45% भाग में है। तो इस 45% के अंदर 3 प्रकार की कणिकाओं के हम बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर होता है फर्स्ट RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, RBC जिसे रक्ताणु या एरिथ्रोसाइट कह सकते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं कह सकते हैं। सेकंड इसमें आता है WBC जिसे ल्यूकोसाइट कह सकते हैं। ल्यूकोस का मतलब होता है व्हाइट पिगमेंट, तो श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट या फिर श्वेताणु। इसी तरीका से थर्ड नंबर पर आता है थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटिलेट्स या इसको हम बोलते हैं बिंबाणु। तो इनका संगठन अपन को पढ़ना है। इसके अलावा जब इनके बारे में बात करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा रक्तवाहिनी। हम ये जानते हैं कि रक्तवाहिनी जो 3 प्रकार की होती है, एक धमनी, सिरा और रक्त केशिकाएं जो धमनियों को सिराओं से जोड़ती हैं। ठीक है, तो धमनियां जो शरीर की आंतरिक भागों में होती हैं, जिनके अंदर लाल रक्त अर्थात शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, जबकि सिराएं जो शरीर के ऊपरी हिस्सों में पाई जाती है, जिनमें हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ठीक है ना, जबकि रक्त की इसका ब्लड कैपिलरीज वो होती हैं जो कि धमनियों को सिराओं से जोड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले RBC क्या है।